हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे लेटर वैदिक पीरियड, यानी इसमें जितने भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स अभी तक हमने देखे। जैसे कि हमने जो बेस देखा कि आर्यंस का जो इकोनॉमिकल बेस था वो किस पर आधार था। उनका जो आधार था वो था एग्रीकल्चर। और हमने देखा कि इसमें एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन ने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करा, इसलिए इसे द फेज आयरन फेज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें थी इकोनॉमी में जो लेटर वैदिक पीरियड में थी। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है, जो उसका डेटिंग सिस्टम है वो है डेट 1000 से 600 BC तक, यानी 1000 से तकरीबन तकरीबन 600 BC तक ये लेटर वैदिक पीरियड चला। इसके बाद हमारे जो ना जनपद उभर कर आ जाते हैं, यानी महाजनपदास। हम इसके बाद महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या चीज़ है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मगध, नॉट मगध, मौर्य एम्पायर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर संगमेज, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ताज, फिर उसके बाद हर्षा, फिर उसके बाद हम जो पोस्ट हर्षा के बाद जितने भी सारे मतलब प्री मिडाइवल एज हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद मुग़ल एज, फिर उसके बाद देखेंगे हम ब्रिटिश काल, फिर उसके बाद देखेंगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो सीरीज़ है वो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ट्रेड के बारे में, कि आखिर ट्रेड किस प्रकार था। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात करी थी कि ट्रेड भी जो आर्यंस थे वो ट्रेड करा करते थे, वेस्ट में और ईस्ट में दोनों जगह पर वो ट्रेड करा करते थे। इवन जो इंटरनल ट्रेड थी, इंटरनल ट्रेड सिस्टम था, वो भी फ्लरिश था। ठीक है, अब ट्रेड जो करा करते थे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही हुआ करते थे। इंटरनल यानी जो इंटरनल ट्रेड सिस्टम, जैसे कि आर्यंस जो थे वो नॉर्दर्न इंडिया में रहा करते थे, और जो द्राविडियन यानी साउथ इंडियन वाले, जहाँ पर चेला चोला पांड्याज रहेंगे, तो वहाँ से भी वो ट्रेड वगैरह करा करते थे। ठीक है, अब ये जो चेरा चोला जो पांड्याज हैं ना, इनका जो किंगडम है, इनका जो एक्सपेंशन, इनका जो मतलब एक डेटिंग सिस्टम है वो बहुत दूर तक जाता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आगे वीडियोस में। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें तो लेटर वैदिक सोर्सेज से हमें पता चलता है कि जो ट्रेड करा करते थे ना वो कहीं ना कहीं मदुराई तमिलनाडु से करा करते थे, साउथ इंडिया में, उर्रियूर तमिलनाडु, कावेरीपट्टनम तमिलनाडु, बानवासी कर्नाटका, मुजूरी तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु, अनुराधापुरा सिलोन। देखिए, सिलोन जो है वो एक तरह से जो हिस्टोरिकल नेम है, सिलोन बोलते हैं हम श्रीलंका को, आज के समय पर श्रीलंका बोलते हैं, मगर उसे सिलोन बोला जाता था, जिसको आपको रिमेंबर रखना है, यानी ध्यान में रखना है हमेशा। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री का जब भी पेपर लिखते हैं ना, तो आपको वहाँ पर जैसे कि इंडो चाइना है, इंडो चाइना यानी यहाँ पर हम इंडिया चाइना के रिलेशंस की बात करते हैं, मगर जब आप इंटरनेशनल के रिलेशन की बात करते हैं वहाँ पर आपको साइनो इंडिया के रिलेशन, वहाँ पर आपको साइनो इंडिया लिखना है, ना कि इंडो चाइना। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, आपको ये पता चला कि साउथ इंडिया में जो आर्यंस हैं वो इन जो प्लेसेस हैं साउथ इंडिया में, यहाँ से ट्रेड करा करते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करा देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री डजंट डील विद पिक्चर्स। पिक्चर से हिस्ट्री को याद तो रखा जा सकता है, बट आई वॉन्ट यू टू मेक योर ऑन निमोनिक्स। और मैं भी कुछ निमोनिक्स जो दे दूंगा आपको, जिससे कि आप जो है ना चीज़ों को आसानी से रिमेंबर रख पाएँ। जब लास्ट हमारी क्लास होगी तो उसमें मैं आपको सारे निमोनिक्स दूंगा कि चीज़ों को याद कैसे करना है। ठीक है, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पेपर्स भी डील करूं अलॉन्ग विद दी आंसर्स कि कैसे लिखे जाते हैं, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं एक अलग से क्लास सेपरेट बना दूंगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो लेटर वैदिक सोर्स है ना, उसमें जो ना काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जो जहाँ पर ट्रेड वगैरह हुआ करती थी। तो वहाँ से आर्यंस जो ना, उनका जो कम्युनिकेशन था, मतलब कम्युनिकेशन था, वो इस्टेब्लिश था, एक नेटवर्क इस्टेब्लिश था जहाँ पर आर्यंस जाते थे और वहाँ से ट्रेड वगैरह प्रैक्टिस करते थे। जैसे कि जो कोरकई पोर्ट है वो एंशियंट हिस्ट्री में थी कोरकई पोस्ट, मगर आज के समय पर ये जो पोर्ट है वो वैनिश हो चुकी है। ठीक है, ये पांड्यन पोर्ट हुआ करती थी, जो पांड्यन किंगडम हुआ करता था उसके द्वारा इस पोर्ट को मेंटेन करा जाता था। कावेरीपट्टनम एक और पोर्ट हुआ करती थी, जिस पोर्ट को चोलन के द्वारा, यानी चोलन भी एक किंगडम हुआ करता था, इसके द्वारा इस पोर्ट को मेंटेन करा जाता था। मगर आज के समय पर ये कहाँ पर है, वाटर में कहीं ना कहीं सम्माहित हो गई है, यानी सबमर्ज हो गई है। और जो तीसरी पोर्ट है वो है मुजुरिस, जिसको चेरन किंगडम हुआ करता था उसके द्वारा इसको मतलब
इसकी मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ देखी जाती थी, और आज के समय पे ये केरला में है। और ये सबसे पुरानी पोर्ट है, एंशियंट साइट, जिसे हम आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करती है ये। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है पट्टनम और पटना, ये जो ना कहीं सिटी से रिजेंबल करती हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आपको याद रखना। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाकर कि कौन कौन सी जगह से वो ट्रेड करा करते थे और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिसके लिए वो ट्रेड करा करते थे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, अभी हमने देखी इंटरनल ट्रेड, ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सटर्नल ट्रेड कि वो कहाँ कहाँ किस किस से ट्रेड करा करते थे। देखिए अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न साइड में इंक्लूड होती हैं वो हैं पर्सिया, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीको रोमन्स, इन सब से वो वेस्टर्न साइड में एक्सटर्नल ट्रेड प्रैक्टिस करा करते थे, ठीक है। और वहीं पर ईस्टर्न साइड में सिलोन हो गया, सियाम यानी थाईलैंड, देखिए थाईलैंड का जो हिस्टोरिकल नेम है वो है सियाम, तो ये आपको याद रखना है, और मलाया पेनिसुला जिसको मलेशिया और सिंगापुर मिलकर बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो ट्रेड प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं लैंड और सी दोनों से हुआ करती थी, ठीक है, आर्यंस के, और यहाँ पर आर्यंस ये सभी पता चले, देखिए ट्रेड अगर सी के द्वारा की जा रही है तो बिना बोट और बिना शिप के तो की नहीं जा सकती, तो इसीलिए आर्यंस को कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग थी ना शिप की और बोट्स की वो भी पता थी, वो भी वो करा करते थे, ठीक है। इससे हमें साफ जाहिर पता चलता है कि ऑक्यूपेशन भी काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। अब जैसे कि काफ़ी सारे साउथ इंडियन के जो रिकॉर्ड है उन्होंने ये कहा है कि आर्यंस जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेड करा करते थे, क्योंकि हमें जो है ना काफ़ी सारे एलिमेंट्स भी हैं जो हमें मिले हैं जहाँ जिससे कि हमें पता चला है कि आर्यंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में इंडल्ज थे, जैसे कि बोट एंड शिप, इसके जो अवशेष हैं वो तो खैर नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उस समय पर जो है ना बोट एंड शिप्स जो थे वो लकड़ी के द्वारा बनाए जाते थे, और आपको ऑलरेडी जानते ही हैं इस चीज़ के बारे में कि ये सारे के सारे क्या हैं, डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, ये समय के साथ डिग्रेड हो जाते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए आइटम्स ऑफ ट्रेड क्या थे, आइटम्स ऑफ ट्रेड मतलब किस किस प्रकार की कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिनके लिए वो ट्रेड करा करते थे। जी देखिए जैसे कि अगर वो एक्सपोर्ट करा करते थे वेस्ट में, तो कहीं ना कहीं फूड क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करा करते थे, इंक्लूडिंग बार्ले, राइस एंड वीट। और जो अलग आइटम्स थे जैसे कि स्पाइसेस देखिए साउथ इंडिया जो है वो स्पाइसेस के लिए ही मशहूर है, तो कहीं ना कहीं स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट करे जाते थे, अलॉन्ग विद कॉटन, आइवरी, अयास को मेटल बोला जाता था उस समय पर, ठीक है, रॉक सॉल्ट यानी काला नमक, जो क्रिस्टल सॉल्ट होते थे ना वो, टिम्बर, पर्ल्स, मंकीज़ देखिए बहुत ज़्यादा जो मतलब जो वेस्टर्न साइड में जितने भी किंगडम हुआ करते थे ना उस समय पर कहीं ना कहीं वो मंकीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, तो मंकीज़ तो वेस्टर्न साइड में पाए नहीं जाते थे, तो मंकीज़ को भी हमारे यहाँ से वेस्टर्न साइड में भेजा जाता था एज अ एक्सपोर्ट आइटम के तौर पर, ठीक है। अब ईस्ट में कौन कौन सी चीज़ें जाया करती थी, कॉटन, अयाज और रॉक सॉल्ट, तो क्योंकि ईस्ट में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लरिश हैं। अब ये तो है नहीं कि हम खाली एक्सपोर्ट ही करा करते थे, यहाँ पर इस समय पर यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करी जाती थी आर्यंस के द्वारा, जैसे कि वेस्ट से जो इंपोर्ट करी जाती थी कहीं ना कहीं गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्रीशियस स्टोन, वाइन, डेट्स तो आप जानते ही हैं, फिग्स और हॉर्सेज, ये सारी चीज़ें हॉर्सेज मतलब चीज़ें इंपोर्ट करी जाती थी, सबसे ज़्यादा हॉर्सेज इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न के जो हॉर्स हुआ करते थे कहीं ना वो तगड़े से हुआ करते थे और ऊंचे दर्जे के हुआ करते थे हॉर्सेज से, तो यहाँ पर हॉर्सेज को भी इंपोर्ट करा जाता था। और ईस्ट से जो चीज़ें इंपोर्ट करी जाती थी वो कहीं ना कहीं क्रॉप जैसे कि फूड क्रॉप वगैरह इंपोर्ट करी जाती थी, जैसे कि राइस और बार्ले, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करी जाती थी ईस्ट से, और पर्ल्स, आइवरी, कोकोनट, ड्राई फिश और ये सारी चीज़ें भी इंपोर्ट करी जाती थी ईस्ट से, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, बार्टर सिस्टम भी प्रैक्टिस किया जाता था, जैसे कि अगर बात करी जाए क्योंकि वहाँ पर एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर जो ना कॉइन्स वगैरह नहीं चला करते थे, यानी करेंसी का ज़्यादा बोलबाला नहीं था, तो इस समय पर बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम इसलिए में होता क्या है, एक्चुअल में बार्टर सिस्टम ये होता है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, अगर आपके पास 6 पैकेट ऑफ राइस है और आपको जो ना भूख लगी और आपको वीट की ज़रूरत है, और मेरे पास जो ना 6 पैकेट ऑफ वीट है मगर मुझे राइस भी खाने हैं, तो क्या करूँगा मैं आपको जो ना 2 पैकेट राइस के वो वीट के दूंगा और आपसे 2 पैकेट राइस के ले लूँगा, तो उसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम कि चीज़ के बदले चीज़। आज के ज़माने में भी होती हैं ये सारी चीज़ें, अगर हम आपने देखा होगा आपके बचपन में कहीं ना कहीं आपने जो ना अपने फ्रेंड से, अपने जो जितने भी फ्रेंड्स होंगे या कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड रहा होगा जिससे आपने जो ना चीज़ के बदले चीज़ ली होगी, और आज के समय में भाई बहनों में ये सारी चीज़ें होती रहती है कि
तू मेरे से ये चीज़ ले ले और मैं तेरे से ये चीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गोल्ड कॉइन भी मिंट करे जाते थे, मगर वो खाली क्राउन ही मिंट कर सकता था। ठीक है, काफ़ी सारे सोर्सेज से हमें ये सारी चीज़ें पता चली और अवशेष भी मिले हैं। जैसे कि उस समय पर जो कॉइन चलता था वो कहीं ना कहीं निक्शा कॉइन था। ठीक है, जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, मगर यहाँ पर कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं इसका जो यूनिट थी ना वो फिक्स्ड थी और इसको एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी यूज़ करा जाता था। जैसे कि एक जो निक्शा था वो 1 गोल्ड कॉइन कहीं ना कहीं 18 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन के बराबर हुआ करता था। ठीक है, अब ये एक तरह का लंप हुआ करता था, एक तरह की टैबलेट, राउंड टैबलेट, जिस पर किसी भी ना तो इमेज हुआ करती थी और ना ही किसी का नाम हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर आप नाम की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते समय। तो यहाँ पर एक निक्शा 2 कैट्स के बराबर हुआ करता था और 2 कैट्स 4 बैग ऑफ राइस के बराबर हुआ करती थी और 3 निक्शा 1 एलिफेंट के बराबर और 1 एलिफेंट 13 बैग ऑफ राइस के बराबर हुआ करती थी। अब अलॉन्ग विद रिक्शा यहाँ पर सतमाना और कृष्णाला भी चलते थे। सतमाना का मतलब एक गोल्ड टैबलेट हुआ करती थी, वो भी यहाँ पर परसिस्ट थी, यानी प्रीवेलेंट थी, यहाँ पर चला करती थी। और कृष्णाला एक कॉपर कॉइन यहाँ पर चला करता था। ठीक है, प्रैक्टिस में था, मगर अभी भी ये डाउटफुल है कि क्या ये जो सतमाना और कृष्णाला की मॉनेटरी वैल्यू थी या नहीं थी, ये भी आज के समय पर डाउटफुल है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि जो लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस रहा करते थे ना, लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग रहा करते थे, कहीं ना कहीं वो ट्रेड में सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये आप देख सकते हैं कॉइन से कहीं ना कहीं आप इनको जो ना रिलेट कर सकते हैं। सतमाला, निक्शा आप देख सकते हैं, ये चीज़ होगी। ठीक है, सतमाना, और ये जो ना आगे चलकर हमें कॉइन्स दिखेंगे जब मौर्यन एम्पायर उभर कर आएगा। मगध के राइज के बाद सारी चीज़ें बदलने लग जाएंगी, यानी अब लेटर वैदिक के पीरियड के बाद महाजनपद का उदय होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे मगध, फिर उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर के पास चलेंगे सीधा। ठीक है, तो ये सारे कॉइन्स वगैरह प्रैक्टिस हुआ करते थे। अब देख लेते हैं टैक्स हमने देखा था कि एक तरीके से बाली को ही टैक्स माना जाता था। जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो ना जो पीपल थे ना उनके द्वारा वॉलंटरी टैक्स हुआ करते थे, वॉलंटरी गिफ्ट के तौर पर राजा को दिया जाता था, राजन को दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ बाली, इन द फॉर्म ऑफ आइटम्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कॉइन वगैरह तो वहाँ पर थे ही नहीं, ना पैसे थे, तो किसके फॉर्म में दिया जाता था? कहीं ना कहीं जो ऐसे आइटम्स हुआ करते थे ना खाने वाले, उनके फॉर्म में दिया जाता था ये सारी टैक्सेस वगैरह हैं। तो यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस यहाँ पर राजन को दिया जाता था। कौन कलेक्ट करता था इसको? बाली दक्ष मतलब अध्यक्ष। बाली को कलेक्ट करने वाला कौन हुआ करता था? अध्यक्ष, बाली दक्ष हम जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद ये टैक्स जो है सारा का सारा किसके पास जाता था? सानिगृति के पास जाता था, यानी ये ट्रेजरार हुआ करता था। मगर यहाँ पर जो ना ये जो अगर कोई भी टैक्स वगैरह देता है यहाँ पर स्केप नहीं करा जाता। स्केप जो ना एक तरह से क्राइम माना जाता था। यहाँ पर अगर कोई भी एग्जाम मतलब कोई भी टैक्स देने से मना करता है, स्केप करता है, इवेजन करता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंसिडर करा जाता था एज अ क्राइम के रूप में। मगर यहाँ पर ब्राह्मण जो थे ना, अगर कोई भी बच्चा ब्राह्मण कास्ट में जन्म लेता तो वो कहीं ना कहीं ईजिली ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाता था टैक्स से, उसको टैक्स देना नहीं पड़ता था। अब यहाँ पर जो ना ये जो सानिगृत था ये टैक्स कलेक्टर था, या टैक्स कलेक्टर तो यहाँ पर बाली दक्ष था। मगर यहाँ पर इसके बाद जो टैक्स जाता था ना वो सीधा सीधा सानिगृति पर जाता था, जहाँ पर प्रायोरिटी जो दी जाती थी ना वो कहीं ना कहीं जो पेरिशेबल आइटम है ना उनको दी जाती थी, जो जल्दी सड़गल जाते हैं तो उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, सबसे पहले दी जाती थी। फिर उसके बाद जो ना ये जो सानिगृति था वो कहीं ना कहीं राजन के द्वारा सिलेक्ट किया जाता था मेरिट के बेस पर। तो ये था सारा का सारा लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थे। अभी भी एक क्लास रह गई है इकोनॉमी से रिलेटेड, उसे भी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।